So, good morning, girls. Today we start with the rights of Bailey, and by mistake, it is written on the PPT that it is Baylor. These are the rights of the Bailey. So, first of all, what are the rights of the Bailey? Is the Bailey can by suit enforce the duties of bailers. तो जो हमने duties of bailor की हैं वो rights of Bailey हैं. तो जो भी ड्यूटीज ऑफ बेलर हैं वो जो बेली है उनको इन्फोर्स करा सकता है, उनके ऊपर उसको स्यू कर सकता है. राइट, सेम पॉइंट्स जो हमने ड्यूटीज ऑफ बेलर के अंदर किए हैं. राइट. सेकेंड इज द बेलमेंट बाय द सेवरल जॉइंट ऑनर्स. जब एक से ज्यादा बेलर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल दो बेलर्स हैं, तो उनके लिए बेली की ड्यूटी क्या बनती है? बेलर जो है वो अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ एनी ऑफ द जॉइंट ऑनर्स कैन एक्ट. और जब गुड रिटर्न्स करने की बात आएगी तो बेलर किसी भी एक जॉइंट ऑनर्स को जो है वो गुड रिटर्न कर सकता है. उसको सबको ढूंढ के गुड रिटर्न करने की जरूरत नहीं है. दिस इज अंडर सेक्शन 165. Third is right of compensation under section 164 and 166. Right. सो बेलर ने जो भी गुड्स बेली को दी हैं, बेली की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो बेलर को वो गुड्स वापस कर दे. बट अगर कोई थर्ड पर्सन इन गुड्स की ऑनरशिप बेली से क्लेम करता है तो बेली के पास क्या ऑप्शन है? राइट. देखिए, अब बेली ने जो गुड्स ली हैं वो इस गुड फेथ में ली हैं कि बेलर से वो गुड्स बिलोंग करती हैं, बट एक्चुअल में बेलर ने वो गुड्स किसी की चोरी की थी या उसको कहीं से मिली थी. अब बेली को जो है वो किसी और पार्टी को वो गुड्स रिटर्न करनी पड़ती है. राइट. उससे जो भी उसका लॉस होगा उसको जो बेलर कंपनसेट करेगा. If the bearer has no right to bail the goods or to receive them back or to give direction regarding them, and consequently the bailee is exposed to some loss, the bailiff is responsible for the same. And if the bailiff has no title to the goods and the bailee in a good faith delivers them back to or according to the direction of the bailiff, the bailee shall not responsible to the owner in respect of such delivery. Right? Next is right to remuneration. The bailee is entitled for the lawful charges for providing the services. हमने बहुत सारे एग्जाम्पल किए थे कि जहाँ पे बेली आपने फॉर एग्जाम्पल गुड्स अपनी कार जो है सर्विसिंग के लिए दी है. यू आर ए बेलर एंड द कार वॉशर और द कार सर्विस प्रोवाइडर इज अ बेली. इन दैट केस जो भी वो उसके ऊपर स्किल लगाता है, जो भी उसके ऊपर वो टाइम स्पेंड करता है, जो भी उसका टाइम वेस्ट हुआ है, right, that is considered as a remuneration, right, that he will claim from the bailiff. So bailey is entitled to the lawful charges for providing the services, but where the goods are bailed and work is carried on by them by the bailey and the bailey is to receive no remuneration, the bailey is entitled to claim the necessary remuneration. So if it is a gratuitous, it's okay, he will not claim anything, but if it is a non-gratuitous, he can claim the remuneration on it.
So the next is right to claim the damages. The bailee has right to know the faults in a goods bailed to him, of which the bailer is aware, and materially interfere with the use of them and expose the bailee to extraordinary risk. देखो जब भी बेलर बेली को गुड्स देता है तो अगर वो गुड रिस्की हैं, अगर उनसे कोई बेली को हार्म पहुंच सकता है तो बेलर को ये उसको बताना पड़ेगा। अगर वो नहीं बताता और इसकी वजह से बेली को किसी भी तरह की डैमेज पहुंचती है, उसके लिए बेलर रिस्पॉन्सिबल है अंडर सेक्शन 150। फॉर एग्जाम्पल बेलर ने अपना हॉर्स जो है वो राइडिंग के लिए बेली को दिया, बट ये नहीं बताया कि हॉर्स बहुत वाइल्ड नेचर का है और हॉर्स ने एक्सीडेंटली बेली को गिरा दिया, जिसकी वजह से बेली को फ्रैक्चर हुआ। अब ये जो भी डैमेजेस हुई हैं बेलर की नेग्लिजेंस की वजह से बेली को, ये बेली बेलर से ले सकता है। नेक्स्ट इज राइट ऑफ थर्ड पर्सन क्लेमिंग गुड्स बेल। If a person other than the bailer claims goods bailed, and the bailee may apply to court to stop to the delivery of goods to the bailer and to decide the title of good under section 167। अब एक थर्ड पर्सन आया, उसने बेली को कहा कि बेलर ने ये जो गुड्स तुम्हें डिलीवर की हुई हैं, ये गुड्स उसकी नहीं है, मेरी हैं। राइट। सो बेली के पास क्या राइट आ जाता है कि वो कोर्ट में जाए, गुड्स की डिलीवरी को स्टॉप करे और गुड्स को तब तक अपने पास रखे जब तक उसे ये नहीं पता चल जाता कि एक्चुअल टाइटल है किसका, थर्ड पर्सन का या बेलर का। सेवेंथ, राइट टू sue। Bailey can sue any person who has wrongfully deprived him from use or possession of goods bailed or has done them an injury. His remedies against wrongdoers are the same as those of honors. An action may therefore be brought by Bailey or the bailiff। ये पॉइंट्स हमने राइट्स ऑफ बेलर के अंदर भी कहा है। वहां पे हम कह रहे थे कि अगर बेलर और बेली के सिवाय थर्ड पर्सन उन गुड्स को यूज करता है या मिस यूज करता है या डैमेज करता है या कुछ ऐसा करता है जिससे वो बेली उस गुड्स को यूज ना कर सके, उस केस में बेली भी इसको स्यू कर सकता है और बेलर भी इसको स्यू कर सकता है। नेक्स्ट इज अ राइट ऑफ लेन विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट राइट ऑफ द बेली, which is known as a Bailey lien. Now, what is the meaning of lien here? Meaning of lien is to retain the goods। मतलब बेलर की गुड्स अब बेली वापस नहीं दे रहा है, बल्कि उनको अपने पास रख रहा है। अब वो अपने पास क्यों रखता है ये गुड्स? या तो उसको डैमेजेस नहीं मिली, या उसको कंपनसेशन नहीं मिली, या उसको रेमरेशन नहीं मिली, राइट? बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो वो क्या करेगा, जो बेलर से उसने पोजेशन ऑफ गुड्स ली है वो बेलर को वापस नहीं करेगा, उसकी पोजेशन जो है वो अपने पास रखेगा जब तक कि उसके क्लेम्स सेटल नहीं हो जाते। सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ बेली लैंड। Lien signifies the right of person who has a possession of good of another to retain such good until the debt due to him has been satisfied। It is a right in one person to retain that which is in his possession and belonging to another until certain demands of person in possession are satisfied। A lien is mere right of retaining possession। Once the possession is lost, the lien is lost, and this right is sometimes known as a possessory lien। तो आप एज ए बेली कब तक लियन का राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं? जब तक आपके पास उन गुड्स की पोजेशन है। एक बारी आपकी पोजेशन चली गई, आपका राइट भी साथ में ही चला गया, राइट? Right of lien can be exercised for realization of debt even when the action recovery for debt is time barred। देखो लेन का जो राइट है हम लोग टाइम बार डेब्ट के अगेंस्ट भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास किसी की गुड्स की पोजेशन है और वो आपको पैसा नहीं दे रहा है, तो आपके पास राइट है कि आप उसकी पोजेशन को रख सको, चाहे वो फिर टाइम बार डेब्ट ही क्यों ना हो, राइट? दो तरह की बेलीज लेन है, पर्टिकुलर लेन एंड द जर्नल लेन। First of all, what the particular lien is. A particular lien is a right of bailey to retain the goods in his custody until he receive due remuneration for the services rendered in respect of them। सो बेली के पास ये राइट है अंडर सेक्शन 70 कि जब तक उसने जो काम किया है बेलर की गुड्स के ऊपर, जैसे मैं कह रही हूँ कि आपने गाड़ी जो है सर्विसिंग के लिए दी थी, अब आप उसको पेमेंट नहीं कर रहे हो, तो शॉपकीपर के पास राइट है कि आपकी गाड़ी को रख ले और जब तक आप सर्विसिंग के पैसे ना दो वो आपको आपकी गाड़ी वापस नहीं करेगा, राइट?
Where a bailee has spent some labor or money on the goods bail, he has right of retaining possession of those goods until his claim in respect of them is satisfied. Section 70 of Contract Act provide that where a bailee has, in accordance with the purpose of bailment, rendered any service involving the exercise of labor or skill in respect of goods bail, he has, in absence to contract of contrary, a right to retain such good until he receive due remuneration for the services he has rendered in respect of them. अगर बेली ने गुड्स के ऊपर कोई स्किल्स कोई लेबर यूज किया है तो उसके उसकी रेमरेशन बनती है और जब तक उसकी रेमरेशन बेलर दे नहीं देता बेली उसको वो गुड्स वापस नहीं करेगा राइट this right of lien extend only to the retention not to the sale of goods thus where a bailiff sends his car to bailey for repairs the bailey has a lien on car for the cost of repair. Similarly, a jeweler who cuts and polishes diamond offered to him by honor has a particular lien to retain the cut diamond until these charges are paid. ठीक है सेम एग्जाम्पल कार रिपेयर होने के लिए आई है आपको रिपेयरिंग के चार्जेस नहीं मिल रहे हैं आप कार को रख सकते हो रिटेन कर सकते हो बट उसको सेल नहीं कर सकते ज्वेलरी पॉलिश करने के लिए आई हुई है ज्वेलरी के पॉलिशिंग के पैसे जब तक आपको नहीं मिलेंगे आप ज्वेलरी वापस नहीं करोगे आप उसको रख सकते हो बट सेल नहीं कर सकते राइट अब जो पर्टिकुलर लेन है उसकी कुछ कंडीशंस हैं जो कि बेली को फुलफिल करनी पड़ेगी फिर ही वो ये लेन जो है वो एक्सरसाइज कर सकता है वो कंडीशन कौन सी है देख लीजिएगा rendered some services involving the exercise of labor or skill in respect of goods paid service performed in full आपने उसके ऊपर काम कर लिया फॉर एग्जाम्पल आपको कोई ज्वेलरी पॉलिश होने के लिए आई थी तो आप उसके ऊपर पॉलिशिंग कर चुके हो जब तक आप उसके ऊपर काम नहीं करते हो लेबर नहीं लगाते हो स्किल नहीं लगाते हो तो आपके पास कोई राइट नहीं है बेलर की गुड्स को रिटेन करने का या उससे किसी भी तरह के चार्जेस को क्लेम करने का सेकेंड लेबर और स्किल एक्सरसाइज इन अकॉर्डेंस विद द पर्पस ऑफ बेलमेंट सिंपल जो पर्पस है उसके अकॉर्डिंगली ही आपने लेबर एंड स्किल दी है थर्ड कैन रिटेन ओनली दोज गुड्स ऑन विच ही एक्सरसाइज ट्रबल एंड एक्सपेंसेस और अगर उसके पास बहुत सारी बेलर की गुड्स ऑलरेडी पड़ी हुई हैं लेकिन वो वही रिटेन कर सकता है जिसके अभी तक बेलर ने चार्जेस नहीं दिए राइट लेन डज नॉट अक्रू अंटिल द सर्विस हैव बीन परफॉर्म लेन तब तक अराइज नहीं होती है जब तक बेली उसके ऊपर कुछ सर्विसेज कर नहीं लेता और रेमरेशन ड्यू नहीं हो जाती और बार बार मैंने आपको बोला कि अगर पोजेशन चली गई तो लेन भी चली जाएगी राइट सो अगर लेन के बारे में कॉन्ट्रैक्ट में पहले से ही कुछ लिखा हुआ है कि आप लेन नहीं एक्सरसाइज कर सकते आपने बेलर और बेली ने पहले ही ये रिटन था कॉन्ट्रैक्ट में दैट यू कैन नॉट एक्सरसाइज ए लेन इन एनी कंडीशन सो उस केस में आप लेन का जो राइट है जो बेली एक्सरसाइज नहीं कर सकता मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट दो हैं इसमें नंबर वन बेली रिटेनिंग गुड्स एज ए लेन कैनॉट चार्ज फॉर कीपिंग देम अगर बेली ने आपकी गुड्स रखी हैं और उसको जैसे जैसे आपकी बहुत सारी गुड्स थी उसको वेयर हाउस में रखनी पड़ी है किसी और के वेयर हाउस के चार्जेस वो दे रहा है वो चार्जेस वो आपसे नहीं क्लेम कर सकता वो उसके चार्जेस है उसने रिटेन किया था सेकेंड लेन फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सपेंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ द गुड अगर आपको उसको रखने के लिए और भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस लगाने पड़े हैं वो भी आप बेलर से क्लेम नहीं कर सकते बिकॉज ये राइट आपने एक्सरसाइज किया था तो इसके ऊपर कोई भी एक्सपेंसेस जो है वो या किसी भी तरह का चार्ज आप बेलर से क्लेम नहीं कर सकते राइट नेक्स्ट आता है जर्नल लेन A journal lien is a right to retain the goods of another as a security for a journal balance of account. वहां हम कह रहे थे पर्टिकुलर लेन है जिस चीज के अगेंस्ट वो पर्टिकुलर लोन ड्यू है आप उसकी लेन रख सकते हैं बाकियों की नहीं बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट केस है अंडर सेक्शन 171 जो राइट ऑफ जर्नल लेन्स है वो इस तरह के बेलीज कर सकते हैं वो किस तरह के बेलीज हैं देखिएगा बैंकर्स फैक्टर्स वॉरफिंगर्स अटर्नीज ऑफ हाई कोर्ट एंड पॉलिसी मेकर्स यही जो पांच लोग हैं दे कैन एक्सरसाइज द राइट ऑफ लेन राइट नो अदर पर्सन ना ये क्या होते हैं किसके कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं बैंकर्स आपने बैंक से लोन लिया है राइट और आपने जो है वो बैंक को लोन वापस नहीं किया
बैंक के पास आपकी कोई प्रॉपर्टी पड़ी हुई है। फॉर एग्जाम्पल आपने 2 लोन्स लिए थे, तो बैंक के पास आपकी एक ज्वेलरीज़ पड़ी हुई है और एक प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, तो बैंक दोनों को रिटेन कर देगा। जब तक आप लोन दे नहीं देते, आपको कुछ भी वापस नहीं मिलेगा बैंक से, राइट? Second is factors. Now, how we define the term factors? Factor means an agent was entrusted with the possession of good, and the purpose of selling them was for the principal. When the person is given a possession of the goods in ordinary course in a business for the purpose of sale, then he will have the journal layer on such type of goods. For example, आपने अपने बिजनेस के लिए कोई एजेंट अपॉइंट किया है, ठीक है? अब वो जो एजेंट है उसको आप रेमुनरेशन देते थे या उसको आप किसी तरह का बेनिफिट देते थे, राइट? अब आप उसको नहीं दे रहे हैं, तो उसके पास राइट्स है आपकी गुड्स को रिटेन करने का, राइट? तो एजेंट्स व्हिच इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रिंसिपल ऑन द बिहाफ ऑफ डूइंग द बिज़नेस, सो दैट इज़ नोन एज़ अ फैक्टर्स हियर। सो वो ये जर्नल लेयन का राइट्स जो है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, राइट? Third is a warp fingers. Now, what this warp fingers is? Warp finger is an term we use. आपने देखा होगा जहाँ पे शिप्स वगैरह जो है वो खड़ी होती हैं, उस पर्टिकुलर कॉर्नर के या उस पर्टिकुलर कॉर्नर के ऑनर को, या आप कह सकते हैं जहाँ पे हम शिप्स के एंगल को शिप को टाई करते हैं ना समुंदर में, और स्ट्रक्चर बिल्ट अलोंग और एट एन एंगल फ्रॉम द शोर ऑफ द वाटर्स, और शिप जहाँ पे द बैंक ऑफ द रिवर हम कह सकते हैं, नदी का किनारा और समुंदर का किनारा जहाँ पे शिप्स जो हैं हम लोग बांधते हैं या रखते हैं। जैसे हम लोग हमारी शिप कहीं जा नहीं रही है, तो हमने जो कॉर्नर पे शिप्स लगती हैं ना, वहाँ पे वहाँ का जो ऑनर होता है दैट इज़ अ वार्फ फिंगर, ठीक है? वो भी लोगों ने परचेज़ किया होता है। तो आप जब भी अपनी शिप वहाँ पे लगाएँगे, तो आपसे पर्टिकुलर चार्जेस जो है वो क्लेम किए जाते हैं। अगर वो आप चार्जेस नहीं दोगे, तो आपकी जो शिप है या किसी भी तरह की और सिक्योरिटी है, वो वार्फ फिंगर जो है वो वापस नहीं करेगा, राइट? अटॉर्नीज ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है? अटॉर्नीज ऑफ हाई कोर्ट यहाँ पे जर्नल लेन में इसलिए है कि अगर आपको स्पेसिफिकली कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं, आपकी फॉर एग्जांपल कोई प्रॉपर्टी सीज़ हो गई है, ठीक है? आपने कोई लोन वापस नहीं किया, आपकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो सील हो गई हैं, और आपको कहा गया है जब तक आप ये लोन वापस नहीं करते, आपको वो वापस नहीं दिया जाएगा। तो जब आपकी प्रॉपर्टी जर्नल प्रॉपर्टीज़ नॉट ओनली वन जिसके अगेंस्ट आपका लोन ड्यू था, बट ऑल द प्रॉपर्टीज़, ठीक है? वो सीज़ हो जाती हैं। जैसे आपने माल्या के केस में देखा होगा कि उसने लोन नहीं दिया, तो उसकी कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी नहीं सीज़ हुई है, बल्कि जितनी उससे प्रॉपर्टी बिलॉन्ग करती थी, वो सारी सीज़ हो गई हैं। तो उसको कहा जाता है जर्नल लेयर व्हिच कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय द कोर्ट। पॉलिसी ब्रोकर्स, जिन लोगों से आप पॉलिसीज़ परचेज़ करते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल इंश्योरेंस पॉलिसी और जर्नल पॉलिसीज़, ठीक है? आपको उनको कमीशन देना है, ठीक है? आप वो कमीशन नहीं दे रहे हैं, तो उनके पास राइट है आपकी जो पॉलिसीज़ हैं, उनको रिटेन करने का, जब तक आप उनकी ड्यूज़ जो है वो क्लियर नहीं कर सकते। So journal layer under section 177 can be used only by these five people, right? Bankers, factors, war fingers, attorneys of high court, and the policy makers, right? नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन द पर्टिकुलर लेन एंड द जर्नल लेन। पर्टिकुलर लेन हमने कहा कि वी कैन ओनली एक्सरसाइज अगेंस्ट द गुड्स विच द बेली रेंडर्ड सर्विसेज। जर्नल लेन कैन बी एक्सरसाइज अगेंस्ट एनी गुड्स और प्रॉपर्टी अनदर इन द पोजेशन ऑफ पर्सन एक्सरसाइजिंग द राइट। सो किसी भी गुड्स के अगेंस्ट हम यूज कर सकते हैं, बट प्रोवाइडेड हमारे पास उस गुड्स की पोजेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट इज particular lien can be exercised only for the amount due on the account of labor or skill employed or the work done upon the good. So particular lien हम किस केस में डिमांड करते हैं? जिसके ऊपर हमने लेबर और स्किल एम्प्लॉय की है उसके लिए। जर्नल लेन कैन बी एक्सरसाइज फॉर द जर्नल बैलेंस ऑफ अकाउंट। आपके साथ उसकी बहुत सारे लोन चलते थे, आपकी बहुत सारी सिक्योरिटी उसके पास थी, आपको लोन नहीं पे कर रहे हो, तो वो आपकी सारी प्रॉपर्टी को सीज कर सकता है।
Particular lien can be exercised by all the baileys. Journal lien can be exercised only by the bankers, factors, warfingers, attorneys, and the policy brokers. Right now, what are the duties of bailey? फर्स्ट ऑफ ऑल इज द ड्यूटी ऑफ रिजनेबल केयर अंडर सेक्शन 151. हम कहते हैं कि अगर आपके पास किसी की गुड्स है तो आप उस गुड्स की ऐसे केयर करो जैसे कि वो गुड्स आपकी हो. राइट. बेली की भी सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर बेली को कोई गुड्स बेलर ने डिलीवर की है तो वो उस गुड्स की उस तरह से ही केयर करे, और जब वो गुड्स को रिटर्न कर रहा है उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, उसकी वैल्यू, ठीक है, सब कुछ सिमिलर हो, उसमें से कुछ कम नहीं होना चाहिए. जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि आपके फ्रेंड ने आपको ज्वेलरी दी है तो वो आप उस ज्वेलरी की ऐसे टेक केयर करोगे जैसे वो आपकी अपनी ज्वेलरी हो. अगर आप उसको डैमेज करते हो, हार्म करते हो, तो दैट विल यू विल पेनलाइज फॉर दैट. राइट. बट अगर किसी नेचुरल चीज की वजह से उस गुड्स को, फॉर एग्जांपल फायर ब्रोक हो जाती है, वॉर लग जाती है, फ्लड लग जाती है, इस पर्टिकुलर केसेस में जो है वो बेली की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बिकॉज दिस इज अ एक्ट ऑफ गॉड विच इज अनकंट्रोलेबल बाय द बेली. राइट. एक बार इसका सेकेंड पैराग्राफ देख लीजिएगा. Bailey cannot held answerable for any act of God, example fire, war, flood, but if an article bailed is kept unlocked by the bailee while he locks up similar item of his own, the bailee will be liable for the loss. Again, where the goods were in transit by the rail and the goods were looted by the mob under circumstances beyond the control of railways, the later as a bailee are free from the liability. In this case, the railway has taken all the reasonable. फॉर एग्जाम्पल आपकी गुड्स रेलवे से एक जगह से दूसरी जगह जा जाती हैं और आपकी गुड्स को लूट लिया जाता है, और वो जो लूट है वो रेलवे अथॉरिटीज की कंट्रोल के बाहर है. कोई भी लूट सकता है, कोई भी चेन खींच के ट्रेन को रोक सकता है. देखो सिक्योरिटी तो होगी, बट इस तरह के सर्कमस्टांसिस में रेलवे की किसी भी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो नहीं बनती. राइट. आगे वाला पैराग्राफ भी देख लीजिए इसका. Section 151 lays down the absolute minimum of care required of the bailee. In case bailee does not take amount of such care, then in absence of any special contract to contrary, he cannot be held responsible for the loss, destruction, or deterioration of the things bailed. However, a contract to contrary may be laid down in different standard of care to be taken by the bailee. The section 152 allows the bailee to undertake a higher responsibility or limit his liability. ठीक है. सो अगर ये बेली प्रूव कर दे कि उसने गुड्स की रिजनेबल केयर की थी तो उस केस में वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा. अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है तो उसको एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी गुड्स की. राइट. नेक्स्ट इज ड्यूटी नॉट टू मेक अ अनऑथराइज्ड यूज ऑफ द goods. Good must be used by the bailee strictly for the purpose for which it is bailed to him. An unauthorized use of goods would make a bailee absolute liable for any loss or damage of the goods. Even an act of God or inevitable accident would be no defense. A horse lent for riding should not use for any other purpose. If it is used for outside the scope of bailment, the bailee would be liable for any damage to the horse. Apart from this, the bailier may terminate the contract at once and insist the goods to be being returned. He lend a horse to B for his own riding. B allows C, a member of his family, to ride a horse. C rides with care, but the horse accidentally fall and injure. B is liable to make a compensation to A for the injury done to the horse. So, जिस पर्पस के लिए आपको गुड्स दी गई हैं आपने उस पर्पस के लिए यूज करनी है. अगर आप उस पर्पस के लिए यूज ना करके किसी और पर्पस के लिए करते हैं, चाहे आपका कोई मकसद नहीं था उन गुड्स को डैमेज करने का, फिर भी वो गुड्स डैमेज होती हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. राइट. बेली अनऑथराइज्ड गुड्स का यूज नहीं कर सकता. राइट. ड्यूटी नॉट टू मिक्स अ बेलर गुड्स विद हिज ओन गुड. आपने बेलर की गुड और अपनी गुड्स को मिक्स नहीं करना है. राइट. अगर आप मिक्स करते हैं, if you mixes, then section 155 provide that if बेली, अगर बेली ने बेलर की कंसेंट से वो गुड्स मिक्स की हैं, देन द बेलर एंड बेली शेल हैव एन इंटरेस्ट इन प्रोपोर्शन ऑफ टू देयर रिस्पेक्ट. ठीक है. तो हाफ हाफ कर लेंगे, वो परमिशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है. 156 सेक्शन, अगर वो बिना कंसेंट के गुड्स को मिक्स कर देता है तो अगर गुड्स सेपरेट हो सकती, अलग अलग गुड्स हैं, सेपरेट हो सकती है, डिवाइड हो सकती है, तो ठीक है.
राइट। अगर वो गुड और जो सेपरेशन और डिवीजन का कॉस्ट होगा वो बेली बेयर करेगा, राइट। नेक्स्ट सेक्शन 157, अगर वो गुड सेपरेट नहीं हो सकती हैं तो बेलर को बेली उस लॉस के लिए कंपनसेट करेगा, राइट। नेक्स्ट, ड्यूटी नॉट टू सेट अप एडवर्स टाइटल अगेंस्ट अ बेलर। ठीक है, आपने जगह जगह जाके ये नहीं कहना है कि ये तो बेलर की गुड्स नहीं है, उसके अगेंस्ट कोई एडवर्स टाइटल, उसकी बुराई, उसकी डिसरिस्पेक्ट, या उसको ये कहना कि ये पर्टिकुलर गुड्स इससे बिलोंग नहीं करती हैं, right, that will then the bailey is responsible for any kind of case by the bailiff, right, challenge नहीं करना है उसकी ऑनरशिप को। ड्यूटी टू रिटर्न एनी नेचुरल एडिशन टू द गुड, सो ये मैं आपको 163 सेक्शन के अंदर करा चुकी हूँ कि अगर गुड्स में किसी भी तरह की नेचुरल एडिशन होती है तो बेली वो बेलर को वापस करेगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, A leaves a cow in a custody of B to be taken care of. The cow has a calf, and B is bound to deliver that calf as well as a cow to the A. Right? Duty to return the good under section 160. एक बारी बेली का पर्पस सॉल्व हो गया, उसने वो गुड्स यूज कर ली, पर्पस सॉल्व हो गया, उसके पास कोई राइट नहीं है उन गुड्स को रखने का। उसकी ये ड्यूटी है कि वो बेलर की इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली प्रॉपर टाइम के अंदर बेली को वो गुड्स जो है वो वापस कर ले, राइट। अगर इस गुड्स में किसी भी तरह का लॉस होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, उसके लिए बेली रिस्पॉन्सिबल है, राइट। एग्जाम्पल देख लीजिएगा, P delivered certain books to D, a bookbinder who promised to bind and return them within a reasonable time. P ने D को गुड्स दी कि भाई इस उन बुक्स को बाइंड कर दीजिए, बट डी ने इस ऑर्डर को रिजनेबल टाइम के बीच में कंप्लीट नहीं किया। बुक्स जो हैं वो एक्सीडेंटली जो है वो बर्न्ट हो गई, और तब डी के प्रेमिसेस में ही वो बुक्स पड़ी हुई थी। डी वॉज हैड लायबल फॉर द डैमेजेस। अब यहाँ पे हमने माना कि टाइम निकल चुका था, बट डी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एक तो उसने टाइमली काम नहीं किया, ऊपर से वो गुड्स को रिटर्न नहीं किया, तो जो भी एक्सीडेंटली चाहे फायर लगी है, चाहे एक्ट ऑफ गॉड है, बट स्टिल द बी इज रिस्पॉन्सिबल टू द डी इज रिस्पॉन्सिबल टू द बी, राइट। Section 159 provide that gracious bailey is bound to return the goods at any, ये हमने पहले भी किया हुआ है कि अगर तो ग्रेशियस बेलमेंट है उस केस में बेली अपनी गुड्स को जब मर्जी वापस मंगा सकता है, बट उसमें भी एक कंडीशन थी कि अगर बेली ये प्रूव कर दे कि उन गुड्स की उसको ज़रूरत है, या उन गुड्स अगर आपने वापस ले ली तो उसको बहुत ज़्यादा लॉस होगा, तब वो अपनी गुड्स को वहाँ पे रख सकता है। जहाँ पे बहुत सारे सेवरल जॉइंट ऑनर्स हैं तो बेली किसी भी एक अगर जॉइंट ऑनर को वापस कर रहा है वो गुड्स, इट्स ओके। A bailey who redelivers a good to the bailior upon his direction and in ignorance with lack of title is not responsible. अब बेली ने बेलर को गुड्स वापस कर दी, और एक पर्सन आया, वो कहता है ये गुड्स तो मेरी थी, आपने उसको वापस क्यों कर ली, बट कहता है बेली की इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि बेली के पास कोई राइट नहीं है ये जानने का कि गुड्स उसकी हैं या किसी और पर्सन की हैं, राइट। नेक्स्ट इज एंड द लास्ट इज द राइट ऑफ बेलर एंड बेली अगेंस्ट द थर्ड पार्टी। ये हमने पहले भी किया है कि अगर थर्ड पार्टी बेलर की गुड्स को डैमेज करती है जो कि बेली की पोजेशन में है, तो उसके अगेंस्ट बेलर या बेली दोनों में से उसको स्यू कर सकता है। देखिएगा, Section 180, an action can be brought either by the bailor or the bailey against the wrongdoer. Anything recovered in such suit shall be divided between the bailor and bailiff according to their respective interest under Section 181. Right? नेक्स्ट इज द टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट। तो बेलमेंट कब कब टर्मिनेट हो सकती है? अगर बेलमेंट स्पेसिफाइड पीरियड के लिए है, स्पेसिफाइड पीरियड आ गया, बेलमेंट खत्म हो गई, 1 साल के लिए, 1 साल खत्म हो गया, बेलमेंट खत्म हो जाएगी। अगर स्पेसिफिक पर्पस के लिए है, पर्पस अचीव हो गया, तो गुड्स जो है वो वापस चली जाएंगी। बेली डज समथिंग विच इज इनकंसिस्टेंट विद द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उस केस में बेलर अपनी गुड्स को वापस ले सकता है। ग्रेशियस बेलमेंट के केस में बेली अपनी गुड्स को जब मर्जी वापस ले सकता है। इन केस ऑफ डेथ ऑफ बेलर और बेली, ऑटोमेटिकली जो ग्रेशियस बेलमेंट है वो टर्मिनेट हो जाती है, राइट। नेक्स्ट इज अ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड। So
Most bailment arise on the basis of agreement between the parties. However, the law sometimes imposes a bailment even though there may not be an agreement. When a person finds some goods belonging to another and takes them in his custody, the law imposes a contract of bailment with the finder of loss and the true owner. हमने हमने कहा कि contract of bailment हम करते हैं, but finder of loss good में ऐसे होता है कि हम करते नहीं है, automatically contract of bailment में आ जाते हैं, right? So कैसे आता है? नंबर वन, द टर्म फाइंडर ऑफ गुड मीन्स इनोसेंट फाइंडर, आपको गिरी हुई मिली, आपने चोरी नहीं की है. A person who finds a lost goods and hold them with the intention of saving them from the true owner is not a trespasser. A finder of good lost in a public place can claim right to hold it against all except the true owner. Section 71 of Contract Act provide that a person who finds a good belonging to another and takes them in his custody is subject to the same responsibility as a bailee. करा चुकी हूं मैं आपको. The finder of good is bound to exercise reasonable care in preserving the goods found. Moreover, he cannot appropriate the goods to himself. Section 168 and 169 of Contract Act protect the interest of finder of goods. Section 168 has the following rights of the finder of goods. Number one, he can retain the goods until the compensation for trouble and expenses incurred by him in preserving the goods and finding out the true owner is paid to him. This right is known as a finder's lien on the goods, and the lien extends till he is paid the compensation. पहले भी हमने कहा था कि जो फाइंडर ऑफ लॉस गुड होता है, उसने जो पैसे खर्चे हैं, उसने जो ट्रबल ली है एक्चुअल ऑनर को ढूंढने के लिए, एक्चुअल ऑनर जब तक उसको पे नहीं कर देता तब तक जो फाइंडर ऑफ लॉस गुड है उसको गुड्स वापस नहीं करेगा, उस गुड्स को रिटेन करके रखेगा. Second, in case the owner has offered any specific reward for the return of good, the finder may sue for such reward and he can retain the good until such reward is paid. अगर ट्रू ऑनर ने उसके ऊपर कोई प्राइस अनाउंस किया हुआ था तो सबसे पहले वो प्राइस का अमाउंट उसको देगा फाइंडर ऑफ लॉस गुड को, तभी वो गुड्स उसको वापस करेगा. Section 169 permits the finder to sell in certain cases. 169 सेक्शन कहता है कि कुछ केसेस में जो फाइंडर ऑफ लॉस गुड है वो उन गुड्स को सेल भी कर सकता है. वो कौन सी कंडीशंस हैं? उसने बहुत ढूंढा, ट्रू ऑनर नहीं मिला, उस केस में वो उन गुड्स को जो है वो सेल कर सकता है, राइट? सॉरी, उस केस में गुड्स सेल कर सकता है अगर गुड्स पेरिशेबल हैं. ये लाइन ऐड कर लीजिएगा, राइट? और या सेकंड, उसने लॉफुल चार्जेस देने से मना कर दिया तो वो गुड्स को सेल कर सकता है. अगर गुड पेरिशेबल नेचर की है, सेल कर दीजिए. अगर लॉफुल चार्जेस नहीं मिल रहे हैं, सेल कर दीजिए, राइट? नेक्स्ट इज द प्लेज. So pledge is a kind of bailment. It is a kind of bailment. That's why it is added in this chapter. So pledge is a special kind of bailment. It transfer or bailment of good as a security for the payment of debt or performance of the. See, pledge को इसके अंदर हम क्यों लेके आए? क्यों? क्योंकि जैसे हमने किसी से लोन लेना है तो हम उसको अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखवा रहे हैं, राइट? तो ये जो गिरवी रखवाना होता है, ठीक है, अगेंस्ट द लोन. तो अब जैसे आपने गिरवी रखा दी तो उसके अगेंस्ट आपको लोन मिल गया, तो आप प्रॉपर्टी अपनी कब वापस ले सकते हो? जब आपने वो जो लोन है वो रीपे कर दिया. तो जब तक आपकी प्रॉपर्टी या आपकी किसी भी तरह की गुड्स अगर उसके उस पर्सन के पास है जिसने आपको लोन दिया है, तो दैट पर्सन इज कंसिडर्ड एज अ बेली. व्हाई दैट पर्सन इज कंसिडर्ड एज अ बेली? बिकॉज ही हैज टू टेक केयर अबाउट योर गुड्स. उसको आपकी गुड्स का टेक केयर करना पड़ेगा जैसे कि वो अपनी गुड्स का टेक केयर करता है, राइट? एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी देख लीजिएगा. Every contract by which possession of good is transferred as a security is deemed as a pledge. The word pawn is synonym to the word pledge. The bailer in this case is known as a pledger or a poiner, and the bailee is known as a pledgee and the poinee. Thus, A, being in a need of money, raises money from money lender on the security of his furniture.
The transaction is one of the pledge. The pledgee is bound to return the furniture on the satisfaction of debt. तो थोड़ा सा इसको समझ लीजिए. देखो यहाँ पे प्लेजर या पॉइनर कौन है? ये वो लोग जो लोन ले रहे हैं और उसके बदले में अपनी सिक्योरिटी रखवा रहे हैं. प्लेजी कौन है? जो लोन दे रहा है और उसके बदले में प्लेजर की सिक्योरिटी को रख रहा है. तो जो प्लेजी होगा वो बेली होगा. अब इसने इसकी सिक्योरिटी को फर्नीचर को रखा है तो ही शुड टेक अ रीजनेबल केयर ऑफ दैट पर्टिकुलर फर्नीचर, राइट. एसेंशियल ऑफ प्लेज क्या क्या है? सबसे पहले द डिलीवरी ऑफ गुड्स. डिलीवरी ऑफ गुड्स इज टू प्लेजी इज नेसेसरी टू कॉन्स्टिट्यूट अ प्लेज. ठीक है, तो कब प्लेज स्टार्ट होगी? जब हम लोन लेने के लिए अपनी गुड्स को पॉइनी को या प्लेजी के पास रखवा देंगे. ठीक है, फिर वो चाहे एक्चुअल डिलीवरी हो चाहे कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी हो. एक्चुअल डिलीवरी का मतलब जब हम एक्चुअली उसको गुड्स दे रहे हैं, जैसे फर्नीचर है, ठीक है, या कार है, तो हमने उसको डिलीवर. कंस्ट्रक्टिव मतलब जो गुड्स बहुत हेवी है, बल्कि है, तो हम उसको कुछ सिंबलाइज कर रहे हैं जिससे ये पता चलता है कि हमने डिलीवरी ऑफ गुड्स कर दी. जैसे कोई वेयर हाउस में गुड्स पड़ी हुई हैं तो हमने उसको वेयर हाउस की जो है वो चाबी दे दी. दैट इज अ कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी. तो सबसे पहले प्लेज के लिए प्लेजर प्लेजी को अपनी गुड्स गिरवी रखवाएगा और उससे पैसे लेगा, राइट. सेकेंड, द डिलीवरी ऑफ गुड बी शुड बी बाय द वे ऑफ सिक्योरिटी. वो क्यों रखवा रहा है अपनी गुड्स? क्योंकि उसे एज अ पैसे चाहिए और उसके बदले में गुड्स एज ए सिक्योरिटी रखवा रहा है. थर्ड, द सिक्योरिटी बीइंग फॉर द पेमेंट ऑफ डेप्ट और परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस. और क्यों उसने ये रखवाया है? ताकि वो उसको इंश्योर कर सके कि भाई मैं अपनी गुड्स तभी वापस लूंगा जब मैं तुम्हें तुम्हारे डेप्ट जो है वो पे कर दूंगा. ठीक है, तो सिक्योरिटी हेयर इज बीइंग मेड एज अ पेमेंट ऑफ डेट और द परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, राइट. नाउ, अब प्लेज और बेलमेंट में डिफरेंस क्या है? In a pledge, the bailment is made as a security for due discharge of legal obligation. बट ऑर्डनरी बेल में ऐसा नहीं होता है. हम वहां पे बार बार लिख रहे थे, हम स्पेसिफिक पर्पस के लिए, वंस द पर्पस इज अचीव वी हैव टू रिटर्न द गुड. बट यहाँ पे बेलमेंट हो रहा है कैसे? हम अपनी सिक्योरिटी को रखवा रहे हैं. सेकेंड, ग्राशियस बेलमेंट में को बेली से कभी भी गुड्स को मांगा जा सकता है बाय द बेलर. प्लेजी को जब तक उसका लोन नहीं मिलता है तब तक वो गुड्स को रिटर्न नहीं करेगा. और यहाँ ग्राशियस तो है ही नहीं. ठीक है, ग्राशियस का कंसेप्ट प्लेज में है ही नहीं. थर्ड, what passes to the bailee is a right of possession of goods bailed, whereas the pledge obtains special property in a goods pledge. जब बेली के पास गुड्स की पोजेशन जाती है तो वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए जाती है और उसके पास राइट है कि उन गुड्स की पोजेशन को ले सके. प्लेजी के केस में गुड्स प्लेजी के पास इसीलिए जाती हैं क्योंकि उसने उसके बदले में लोन दिया होता है और लोन की इन रिटर्न स्पेशल प्रॉपर्टी जो है वो प्लेजर की अपने पास रखी होती है. फोर्थ, बेली हैज राइट टू लर्न ऑन द गुड्स बेल बट नो राइट टू सेल. ठीक है, बेली को हम बार बार कह रहे हैं कि वो पर्टिकुलर लेन एक्सरसाइज कर सकता है, जर्नल लेन एक्सरसाइज कर सकता है, बट गुड्स को सेल नहीं कर सकता. प्लेजी कुछ सर्कमस्टांसिस में गुड्स को सेल, जैसे आप उसका लोन वापस ही नहीं कर रहे हो, टाइम भी निकल गया है, उस केस में जो प्लेजी है उन गुड्स को सेल कर सकता है. नेक्स्ट, द बेली में यूज द गुड्स बेल्ड एज पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. इन अ प्लेज द पॉइनी हैज नो राइट ऑफ यूजिंग द गुड्स. बेली गुड्स को यूज कर सकता है बिकॉज हम बेली को गुड्स दे रहे हैं फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, बट प्लेज के केस में वो सिक्योरिटी को सिर्फ अपने पास रख सकता है, उसको यूज नहीं कर सकता, राइट. उसके बाद हम डिफरेंस करेंगे प्लेज में और मॉर्टगेज में.
So, uh, both pledge and mortgage are two different methods of creating a charges on securities of borrower as a collateral against the loan provided by commercial banks. ठीक है, प्लेज और मॉर्गेज को जो आपके माइंड में आता है, आप दोनों को एक ही तरह से डिफाइन करते हो कि भाई लोन लेना है तो सिक्योरिटी रखवानी है, बट उसमें कुछ डिफरेंसेस हैं, वो क्या है? नंबर सो ये थोड़ा कंपैरिजन सुन लीजिएगा, आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है. नंबर वन इज अ मीनिंग. Pledge is the method of creating a charge over a movable property. Mortgage. Mortgage is a method of creating charge over immobile property. Pledge का concept movable goods के लिए यूज होता है और mortgage का concept immovable properties या immobile goods के लिए यूज होता है. प्लेज 172 सेक्शन के अंदर डिफाइन की गई है और इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 और मॉर्गेज सेक्शन 58 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के लिए डिफाइन किया हुआ है. अ, अ, एक देखो मीनिंग सेम है. प्लेज में हम लोन ले रहे हैं, मोबाइल गुड्स रखवा रहे हैं, और मॉर्गेज में भी हम लोन लिखा रहे हैं बट इमूवेबल एसेट्स रखवा रहे हैं. जैसे मूवेबल एसेट्स हो गए गोल्ड शेयर्स, इंश्योरेंस पॉलिसीज, एफडीज, और इमूवेबल एसेट्स हो गए लैंड, बिल्डिंग, हाउस, अपार्टमेंट्स, मशीनरी एंड प्लांट्स. राइट. जनरली जो मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल दूं तो प्लेज में हम लोग गोल्ड लोन लेते हैं. ठीक है, गोल्ड मूवेबल गुड्स में आता है. लोन अगेंस्ट फिक्स्ड डिपॉजिट या लोन अगेंस्ट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में लेते हैं. और अगर मैं आपको मॉर्टगेज का एग्जांपल दूं तो जैसे आप लोग हाउसिंग लोन्स लेते हैं, राइट, तो वो जो है वो मॉर्टगेज के अंडर जो है वो आते हैं. आपकी बुक में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जो एक्सप्लेनेशन है, तो आप इस एक्सप्लेनेशन के साथ जो है वो जा सकते हैं. राइट. नेक्स्ट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेन एंड द प्लेज. लेन और प्लेज के बीच में क्या डिफरेंस है? नंबर वन, लेन इज अ राइट ऑफ द creditor, right of the bailey, not a creditor. Here you can write words थोड़े ठीक कर लीजिए. Lien is a right of the bailey to retain the property of the bailiff, right? Pledge gives a special property in the things placed. Except the banker lien, the lien holder has no right to sell the property in his possession. Pledgee has right to sell. Simple. Pledge may be extinguished with the loss of possession of the good. Right? ये थोड़ा सा इसने गलत लिख दिया. यहाँ लिखना चाहिए था lien is lost if the possession of good is lost. बट प्लेज के केस में ऐसा नहीं होता है. प्लेज में बी नॉट extinguished with the loss of possession of the goods, बट लेन इमीडिएटली लॉस हो जाती है अगर आपके पास possession of goods नहीं रहे तो. राइट. थोड़ा सा इधर का इधर लिख दिया है इसने. ये वाले पॉइंट्स इस साइड आने चाहिए और ये वाले पॉइंट इस साइड आने चाहिए. राइट. A lien holder cannot sue enforce to his claim. It merely a passive and possessory rights. ठीक है. कोई कोई कुछ किसी चीज के लिए वो किसी को स्यू नहीं कर सकता, बट गुड्स को रख सकता है जब तक उसको उसकी नेसेसरी चार्जेस नहीं मिल सकते. जो प्लेजी है, क्योंकि उससे प्लेजर ने लोन लिया है तो वो उसको स्यू कर सकता है अगर लोन ड्यू हो जाए और उसको टाइमली लोन की पेमेंट नहीं मिल रही है, तो वो जो प्लेजर को वो है इसके लिए स्यू कर सकता है. इन लेन देर इज नो बेलमेंट ऑफ गुड एज ए सिक्योरिटी. लेन इज अ राइट टू रिटेन. तो हम किसी को सिक्योरिटी रखवा नहीं रहे हैं, बल्कि अगर हमने चार्जेस नहीं दिए हैं तो जो बेली है वो गुड्स की पोजेशन को ले लेगा. प्लेज के केस में हम लोग डेप्ट ले रहे हैं और गुड्स को एज ए सिक्योरिटी रखवा रहे हैं. जो लेन है दैट इज क्रिएटेड बाय द लॉ एंड प्लेज इज क्रिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट. राइट. नाउ नेक्स्ट इज द राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ द पॉइनी. ठीक है. राइट. सबसे पहले क्या राइट्स हैं पॉइनी और पॉइनर के, देखिएगा. राइट ऑफ द रिटेनर, सेक्शन 173. Section 173 entitles a pawnee to retain the goods pledge till he is paid not only the debt but also the interest thereon and all the expenses incurred in respect of possession and preservation of the goods pledged. This section gives only right to retain the good, does not confer power to sale.
तो सबसे पहले पॉइनी के पास राइट है कि अगर उसको उसका लोन वापस नहीं मिलता है तो वो गुड्स को अपने पास रख सकता है, अपने पास रिटेन कर सकता है, बट सेल नहीं कर सकता। राइट ऑफ पर्टिकुलर लेन अंडर सेक्शन 174, कोई डेब्ट ड्यू है, उस डेब्ट के अगेंस्ट जो आपने गुड्स रखवाई हुई हैं, वो अपना राइट सिर्फ उन गुड्स के अगेंस्ट जो है वो एक्सरसाइज कर सकता है। राइट टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, देखो, गुड्स को रखने के लिए, उनको प्रिजर्व करने के लिए जो भी खर्चा हो रहा है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी खर्चा हो रहा है, बिकॉज आप टाइमली लोन वापस नहीं कर रहे हो, टाइम से भी बाद भी लोन वापस नहीं कर रहे हो, तो उन गुड्स को रखने के लिए एक्सपेंसेस लगते हैं। तो जो भी एक्सपेंसेस उसने बेयर किए हैं आपकी नॉन पेमेंट वाले पीरियड में, तो वो आपको जो है वो पॉइनी को या प्लेजी को देने पड़ेंगे। राइट इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय द पॉइनर, ठीक है, अगर पॉइनर ने कोई डिफॉल्ट किया है, डिफॉल्ट कैसे किया, आपको डेप्ट टाइमली वापस नहीं किया है, जो टाइम था, स्टिपुलेटेड टाइम था, उसमें वापस नहीं किया है, तो सेक्शन 176 प्रोवाइड द फॉलोइंग राइट्स टू द पॉइनी। राइट नाउ व्हाट आर दोज राइट? आपके अगेंस्ट वो केस कर सकता है और गुड्स को एज अ सिक्योरिटी अपने पास तो पहले ही उसने रखा हुआ है, और अगर आप रिजनेबल टाइम के नोटिस के बाद भी आप उसको लोन रीपे नहीं कर रहे हो तो वो गुड्स को सेल कर सकता है। राइट, इन केस द सेल्स प्रोसीडर लेस, अगर आपके गुड्स को सेल कर, फॉर एग्जाम्पल उसने आपको 1 लाख रुपीज दिया था, जब आपकी गुड्स उसने सेल की तो उसको 80,000 रुपीज मिले, तो 20,000 आप उसको पे करोगे। सेकेंड, 1 लाख की गुड्स थी, उसने 1,20,000 में सेल की, तो जो एक्सेस में 20,000 रुपीज है वो आपको मिल जाएंगे। राइट, the right of the pawnee to sue upon a debt or promise does not exclude or destroy the right to sell the good pledge. The pawnee right to sue or to sell the good pledge are concurrent and alternate right. तो अगर वो आपके ऊपर केस कर रहा है और आपको नोटिस भी भेज रहा है कि मैं आपकी गुड्स को सेल कर दूंगा, उसके पास दोनों राइट है और वो उन दोनों राइट्स को एक साथ यूज कर सकता है। ठीक है, उसको आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। राइट, it is he may retain the goods, only sue for the debt. It is not necessary that notice of sale should be specified the date, place, or time of sale, but sale without notice is void. तो अगर वो आप उसको लोन वापस नहीं कर रहे हो तो वो गुड्स को सेल करना चाहता है तो उसको आपको सेल का नोटिस आपको भेजना पड़ेगा। अगर आपको सेल का नोटिस जो है वो नहीं भेजता तो वो उसकी गलती है, वो उसके बाद सेल नहीं कर सकता है, अपने आप को वो गुड्स सेल नहीं कर सकता, उसको किसी और को गुड्स सेल करनी पड़ेगी। राइट, उसके बाद ड्यूटीज क्या है पॉइंट की कि जैसे वो अपनी गुड्स की केयर करता है वैसे ही वो आपकी गुड्स की केयर करे, और पॉइंट इज नॉट परमिटेड टू यूज द गुड्स, ये हमने पहले भी किया कि वो गुड्स को यूज नहीं कर सकता है, वो गुड्स को एज ए सिक्योरिटी ही रखेगा। राइट, पॉइनर की क्या राइट्स एंड ड्यूटीज हैं? Where a pointer defaults in payment of pledge amount within a stipulated time, he can yet pay it before the actual sale is held. The right of redemption can only be exercised prior to actual sale, but he is bound to pay expenses that may have arisen from his default and which the appointee had to bear under Section 177. पॉइनर ने टाइमली पेमेंट नहीं दी, राइट, बट वो अभी भी पेमेंट दे सकता है। अगर फॉर एग्जाम्पल पॉइनी ने एक्चुअल सेल की डेट जो है वो 5 दिसंबर रख दी और 4 दिसंबर तक पॉइनर जो है वो उसको पेमेंट दे सकता है, पेमेंट भी देगा प्लस उसके जो पॉइनी के एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस लगे हैं वो सारे के सारे अंडर सेक्शन 177 उसको रीपे करेगा। The pointer has right to take back the goods with inquiries, if any, that goods has undergone during the pledge. In case of in a case before Delhi High Court, the pledge was that a certain shares of company during the pledge, जैसे वो कहता है कि कोई भी गुड्स में एडिशन होती है, जैसे आपने अपने शेयर सर्टिफिकेट किसी के पास गिरवी रखा है, उससे पैसे लिए, तो शेयर के अगर प्राइसेस में हाई हो रहा है तो वो सारे का सारा जो बोनस शेयर्स होंगे वो पॉइनर को वापस मिलेंगे, पॉइनी उसको नहीं रख सकता है। राइट, प्लेज बाय द नॉन ऑनर, अब ये नॉन ऑनर कहाँ से आ गया? अभी तक तो हमें ऑनर नहीं समझ में आ रहे थे, अब ये नॉन ऑनर क्या है? देखो, नॉन ऑनर में सबसे पहले सेक्शन 178, 178 ए, 179 तीन सेक्शन मेंशन किए हुए। सबसे पहले आता है प्लेज बाय द मर्केंटाइल एजेंट। अब ये जो एजेंट है ये ऑनर नहीं है, फिर भी आपके गुड्स को जो है वो प्लेज कर सकता है, बिकॉज ये एजेंट आपके बिहाफ पे है, बट उसके लिए उसको कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा। एक्सप्लेनेशन देखेगा।
Section 178 provides that a pledge by mercantile agent which is not an authorized owner of good will be valid if the following conditions are satisfied. Number one, the mercantile agent is in a possession of goods or the document of title. Such possession is with the consent of the owner. The mercantile agent act in an ordinary course of business while making the pledge. The poinee acts in a good faith and poinee has no notice of pointed defective title. All the above conditions must be satisfied before a valid pledge can be made by the mercantile agent. A jewelry broker was entrusted with a diamond of sale. He pledged it for his own purpose. It was a valid pledge. तो यहाँ पे क्या है कि आपने अपने बिहाफ पे एक एजेंट रखा हुआ है जो आपके बिहाफ पे बिजनेस कर रहा है। प्लेज वो किस कंडीशन में कर सकता है, आपकी प्रॉपर्टी किस कंडीशन में गिरवी रखा सकता है? सबसे पहले आपकी प्रॉपर्टी के पेपर उसके पास होने चाहिए, आपकी कंसेंट होनी चाहिए और ये वो आपके बिजनेस के लिए कर रहा है। और जो दूसरा पर्सन जो उसको लोन दे रहा है और आपकी प्रॉपर्टी को गिरवी रख रहा है, उसको उस पे गुड फेथ है और उसको गुड फेथ क्या है कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये इसका जो टाइटल है वो डिफेक्टिव नहीं है। अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल होंगी तो प्लेज बाय मर्केंटाइल एजेंट हो सकती है। तो आपने फॉर एग्जांपल अपना डायमंड किसी मर्केंटाइल एजेंट को सेल करने के लिए दिया हुआ था, ठीक है, उसने क्या किया, उसने उस डायमंड को किसी को गिरवी रखवा दिया आगे, तो कहते वैलिड है, आपको तो पैसे से मतलब है ना, आपको मिल गया पैसा, ठीक है, अपने सेल के लिए रखवाया था, ही इज यूजिंग इट फॉर प्लेज और ही इज सेलिंग इट, दैट इज हिज सरदर्दी, नॉट योर्स, राइट, यू आर गेटिंग योर मनी, दैट्स ओके। Section 178 authorize only the mercantile agent and hence pledge by the servant or pledge जैसे आप मुझे अपनी गुड्स पकड़ा के गए कि मैम 2 मिनट गुड पकड़ना मैं आती हूँ, मैं उसको प्लेज नहीं कर सकती बिकॉज मैं आपकी मर्केंटाइल एजेंट नहीं हूँ, या आप घर से जाते हो, आपका सर्वेंट आपकी गुड्स को प्लेज नहीं कर सकता, राइट। सेकेंड, pledge by the person in possession under voidable contract। अब पर्सन के पास तो गुड्स तो हैं बट वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम क्या कह रहे थे कि आपकी प्री कंसेंट जो है वो नहीं है, तो उस केस में कैसे प्लेज होगी देखिएगा। Section 178A deals with a pledge made by the person who has obtained possession of the goods under the contract voidable under Section 19 and 19A of contract. Possession in such a case is not obtained by the free consent. A pledge made by the person who has obtained the good by fraud, misrepresentation, undue influence, and coercion would be valid if provided the following conditions are satisfied. Number one, contract under which the pointer obtained the possession of the good has not been rescinded at the time of pledge. Poinee act in a good faith and poinee has no notice of the pointed defective title. Example देखिएगा, A gets an ornament by inducing the owner to sell it to him by the undue influence, ठीक है, A ने किसी के साथ जबरदस्ती की है, अनड्यू इन्फ्लुएंस किया है और उसकी ज्वेलरी जो है वो खरीद ली है। बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट इज रिसेंडेड बाय द बैंक, इससे पहले कि ऑनर इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करता, उसने यही वाली गुड्स जो है वो गिरवी रखा दी है बी को, और बी को ए के डिफेक्टिव टाइटल के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो ये बन जाएगा वैलिड प्लेज। स्यू कर सकता है वो, बट जब तक वो स्यू करेगा तब तक वो वैलिड प्लेज बन जाएगा, उसके बाद भी वो स्यू कर सकता है, बट हम बात कर रहे हैं कि प्लेज कर सकता है कि नहीं, राइट। When a goods are obtained by theft, a pledge by the thief was not valid. A pawnee in such a case will accrue no lien। अगर चोरी के गुड्स हैं उसके ऊपर ये वाला एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता। हाँ, अगर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे मैंने आपको अनड्यू इन्फ्लुएंस किया और आपकी कार अपने पास रखवा ली, इससे पहले कि आप मेरे पे केस करते, कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना, इससे पहले आप मेरे पे केस करते, मैंने वो गुड जो है आगे जो है वो प्लेज कर दी, आगे गिरवी रखा दी, वो जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज है वो वैलिड रहेगा। मैंने गलत काम किया, आई नो, यू कैन सी मी, but वो जो contract of pledge है that will be a valid contract of pledge, right? You cannot take back goods from the pledgee, right? Third is the pledge where pointer has only limited interest. Section 179. Section 179 lays down that where a pointer has only limited interest, the pledge can valid only to the extent of that interest. Thus, where a person has only a mortgage interest or mere a lien, he pledges the goods, the pledge will only valid till the extent of that interest. For example, A finds a watch on the road and repair it spending rupees 20.
He pledged the watch to B for rupees 40. The true owner C can recover the watch only for paying 20 to the pledgee. देखो क्या हुआ, आपको वॉच मिली गिरी हुई नीचे, राइट? आपने वो वॉच उठाई, उसको रिपेयर किया और 20 रुपीज उसके ऊपर लगे हैं। आपने वही ये वॉच करना, आपको क्या चाहिए था, दैट यू आर ए फाइंडर ऑफ द लॉस कोड, यू हैव टू फाइंड आउट द ट्रू ऑनर, बट व्हाट यू डिड, यू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। आपने वो वॉच जो है बी को गिरवी रखा दी 40 रुपीज में। अब ट्रू ऑनर आ गया, ट्रू ऑनर प्लेजी से, बी के पास वो गुड्स थी, ट्रू ऑनर प्लेजी को सिर्फ 20 रुपए देगा और अपनी वॉच वापस ले लेगा, बिकॉज प्लेज करने वाले का लिमिटेड इंटरेस्ट था। लिमिटेड इंटरेस्ट क्यों था? बिकॉज वो गुड्स उससे बिलोंग नहीं करती थी, उसने सिर्फ 20 रुपए खर्चे हैं। तो जितने पैसे उसने खर्चे हैं, जितना उसका इंटरेस्ट है, जितना उसका लिमिटेड इंटरेस्ट है, उतना ही उसको वापस मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं, राइट? आप कहोगे प्लेजी का क्या होगा, वो आपस में केस करेंगे,